Hello and welcome friends. In this session, we are going to discuss about important concepts and definitions under Income Tax Act 1961. इस सेशन में हम इनकम टैक्स और उसके फीचर्स, देन concepts ऑफ इनकम, पर्सन, असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जम्प्टेड इनकम, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी, पैन और टैन इसके बारे में जानेंगे. So basically, this is an outline of this session. Now let us start with the first concept, and first concept is about the income tax meaning and its features. So as we all know that income tax is a tax on income. So this is the first feature of income tax, that it is a tax on income. Then second feature says it is charged on the income earned in a previous year. तो जो भी इनकम अर्न किया जाता है प्रीवियस ईयर में उस पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है करंट असेसमेंट ईयर में. ठीक है. देन नेक्स्ट फीचर सेज द रेट ऑफ इनकम टैक्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर. तो जो भी इनकम टैक्स के रेट है वो रेट हर साल फाइनेंस एक्ट में बताए जाते हैं या फाइनेंस एक्ट में डिक्लेयर होते हैं. और ये जो फाइनेंस एक्ट है इसे हम पॉपुलरली बजट कह के बुलाते हैं. तो नेक्स्ट फीचर इज अबाउट दैट द फाइनेंस एक्ट इज पास्ड एवरी ईयर बाय द पार्लियामेंट which is popularly known as budget. Then next feature says the rate of income tax are progressive. It means tax increases with the rise in income. See friends, this is one of the important feature of income tax. The feature says the rates of income tax are progressive. It means tax increases with the rise in income. तो ये जो प्रोग्रेसिव रेट है इसमें क्या होता है, देखिए अगर आपका इनकम अप टू 2.5 लाख है देर इज नो टैक्स. फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख देर इज अ 5% टैक्स. उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स है. तो इस तरह से जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे इनकम टैक्स का रेट भी बढ़ता है. तो इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जिसमें इनकम के हिसाब से अगर इनकम बढ़ा तो रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ेगा. तो इसे हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं. राइट. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा जिसमें हम दो पर्सन मान लेते हैं. एक पर्सन है पर्सन ए और दूसरा पर्सन पर्सन बी. अभी पर्सन ए का प्रीवियस साल का इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपीज है. पर्सन ए का प्रीवियस ईयर का जो इनकम है वो 10 लाख रुपीज है. तो 10 लाख रुपीज पे उसे मैक्सिमम अगर हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट हिसाब के जो भी टैक्स रेट है तो उसे मैक्सिमम 50,000 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा. ओके. 10 लाख अगर इनकम है. और दूसरा पर्सन जो पर्सन बी है उसका मान लेते हैं कि उसका इनकम 10 CR रुपीज है, 10 करोड़ रुपीज है. तो 10 करोड़ रुपीज पे उसे आज के हिसाब से अप टू 4 करोड़ रुपीज टैक्स देना पड़ेगा. मतलब जो 10 करोड़ रुपीज इनकम है ना उसका उसका 40% होता है ये लगभग. तो अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो जो पर्सन फर्स्ट पर्सन है जिसका 10 लाख रुपीज तक इनकम था उस पे उसे मैक्सिमम 5% टैक्स देना पड़ रहा है. और जो पर्सन जिसका इनकम 10 करोड़ रुपीज है प्रीवियस ईयर में उसे 40% टैक्स देना पड़ रहा है. राइट. So basically the rates of income tax are progressive. Then next feature says the liability of income tax arises when the income of person is more than tax free limit. मतलब जो इनकम टैक्स देना होता है, इनकम टैक्स पे करना होता है, वो टैक्स तभी देना होगा पर्सन को जब उसका इनकम टैक्स फ्री लिमिट है उससे ऊपर अगर जाता है तो ही पड़ता है. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इंडिया में अप टू 2.5 लाख मतलब आपका इनकम अगर 2.5 लाख रुपीज तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. एक्चुअली मतलब अगर आपका इनकम 5 लाख रुपीज तक भी है तो भी आपको कुछ टैक्स नहीं पेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट ऐसी की है बिकॉज ऑफ दैट. ओके. तो अगर आपका इनकम टैक्स फ्री लिमिट तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है. ठीक है. देन नेक्स्ट फीचर सेज इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स अर्न बाय अ पर्सन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इनकम टैक्स का कि अकॉर्डिंग टू दिस फीचर इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इनकम. मतलब पर्सन अगर लीगली इनकम अर्न कर रहा है तो उसके उस पे इनकम टैक्स देना ही है. बट अगर पर्सन इलीगली भी इनकम अर्न करता है मतलब अगर पर्सन का कुछ इलीगल इनकम है तो उस इलीगल इनकम पे भी गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी और अगर टैक्स नहीं पे किया तो लीगल एक्शन ले सकती है. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है इनकम टैक्स के.
I hope the concept of income tax and its important features are clear now. Now let us discuss about the other important concepts which are given under the Income Tax Act. और ये जो concepts है ये concept आपको पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ theoretical concept भी ये concept इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी शॉर्ट नोट्स और ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट कंसेप्ट जो है यहाँ पर द कंसेप्ट ऑफ इनकम इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ इनकम और ब्रैकेट में दिया है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 24. तो देखो दोस्तों, जो इनकम टैक्स एक्ट बना है 1961, तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस है. ओके, मोर देन 200 सेक्शंस आर देयर. तो हर सेक्शन में कुछ ना कुछ रूल, कुछ ना गाइडलाइंस, कुछ मीनिंग बताया है. तो उसी तरह से ये जो सेक्शन 2 है, इस सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस है, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स है ना, उसके सारे डेफिनेशंस किस सेक्शन में बताए हैं? सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशंस बताए हैं. और सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 24 इसमें हमें कंसेप्ट या डेफिनेशन ऑफ इनकम बताया है. मतलब कंसेप्ट ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 224. ओके, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट को सेक्शंस और अंडर सेक्शंस क्या है वो पता ही नहीं चलते. तो आप एक सिंपल चीज यहाँ पे माइंड में रखिए कि इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी सारे डेफिनेशंस दिए हैं ना, वो सारे डेफिनेशंस सेक्शन 2 में ही दिए हैं, सेक्शन 2 में ही एक्सप्लेन किए हैं. तो अगर आप ये माइंड में रखेंगे तो कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दिस डेफिनेशन इज गिवन इन विच सेक्शन, और कहीं पे सेक्शन 3 दिया है तो सेक्शन 3 में कोई भी डेफिनेशन नहीं. ऑल डेफिनेशंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आर गिवन इन द सेक्शन 2 ओनली. और सेक्शन 2 में कितने डेफिनेशंस दिए? तो यहाँ पे लगभग 100 डेफिनेशन दिए. तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 1 में एक डेफिनेशन दी है, सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 2, इस तरह से 2 3 4 5, मतलब अंडर सेक्शन सब पॉइंट, हर सब सेक्शन में एक एक डेफिनेशन दी है. उसी तरह से यहाँ पे इनकम जो है, कंसेप्ट ऑफ इनकम, इसकी डेफिनेशन कहाँ दी है? सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 24. सो नाउ लेट अस डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इनकम. एज पर द कंसेप्ट ऑफ इनकम, the term income is an inclusive and not exclusive. मतलब ये जो कंसेप्ट ऑफ इनकम है, दिस कंसेप्ट इज इंक्लूसिव. इट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ इनकम. जैसे कि हमने फीचर में डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स जो है ये टैक्स ऑल काइंड ऑफ इनकम पे चार्जेबल होता है, वेदर इट इज लीगल और इलीगल. ठीक है, तो सिमिलरली the concept of income is inclusive and not exclusive. As per the definition of income, income includes the following terms. तो इसमें क्या क्या आएगी, कौन से इनकम आते हैं? तो फर्स्ट सैलरी, देन प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, देन नेक्स्ट इज डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर, this is also income. Then next, voluntary contribution received by trust created for charitable or religious purpose. तो जो भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है चैरिटेबल ट्रस्ट में, वो उस ट्रस्ट के लिए इनकम है. नेक्स्ट point is the value of any perquisite or profit in lieu of salary taxable under section 17. तो अपार्ट फ्रॉम सैलरी अगर कुछ बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय को एज एन एम्प्लॉय और कुछ परक्यूसाइड मिलता है तो वो भी इनकम करके ट्रीट करेंगे हम, और इट कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ इनकम. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट गिवन टू द असिसी टू मीट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हिज वर्क. अगर कोई एम्प्लॉई है और उससे उस वर्क रिलेटेड कुछ पैसे दिए, अलाउंस दिए, तो वो भी उसके इनकम में कंसिडर किए जाते हैं. मतलब दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ इनकम ऑफ दैट असिसी. द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द एनी अलाउंस गिवन टू द असिसी टू मीट हिज हर पर्सनल एक्सपेंसेस एट वर्क. तो पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो अलाउंसेस भी इनकम कंसिडर किए जाते हैं. The next point says the value of any benefits or perquisites, whether convertible into money or not, obtained from a company by a person. मतलब जो भी बेनिफिट्स है या परक्यूजाइट्स है कंपनी से मिलते हैं उसे हम इनकम ट्रीट करेंगे. मतलब इट कैन बी इन द कैश और इन काइंड. तो इसी वजह से देखो दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप
को ये कंसेप्ट पता रहेगा कि हाउस रेंट अलाउंस और उसका एग्जम्प्टेड लिमिट क्या है, और अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दी है फॉर ट्रैवलिंग पर्पस, तो उसका भी हम वैल्यूएशन निकालते हैं जब भी हम इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये जो 8 नंबर का पॉइंट है ये कहता है कि ऑल काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स एंड परक्यूसाइड्स आर कंसिडर्ड एज द इनकम फॉर एम्प्लॉय। देन नेक्स्ट point is about the any winnings from lotteries, crossword puzzles, races, including horse races, cards games, and other games of any sort are also considered as income. तो अगर आपको ये सारे इनकम पता है और अगर शॉर्ट नोट आता है इनकम में, तो आप ये सारे पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गिफ्ट और गिफ्ट्स रिसीव्ड exceeding rupees 50,000 in previous year by an individual or Hindu undivided family from the non-relatives। ओके यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखो दोस्तों, अगर आपका रिलेटिव आपको कोई गिफ्ट देता है तो वो इनकम के दायरे में नहीं आता, उस पर टैक्स चार्जेबल नहीं है। बट अगर नॉन रिलेटिव पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देता है तो वो जो गिफ्ट है अगर कैश में है तो उसे, और काइंड में है तो उसे हम इनकम करके ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एनी सम रिसीव्ड बाय एन असेसी एज हिज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड। तो जो भी मतलब प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है या अदर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर करता है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये इनकम कहलाते हैं, एम्प्लॉयज के लिए इनकम के कंसेप्ट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय है उसके बारे में एक सिचुएशन बताना चाहूंगा आपको। आप ही इसमें बताइए कि आपको मतलब आप कौन सा एम्प्लॉयमेंट प्रेफर करेंगे। अभी एम्प्लॉयमेंट है मुंबई में, मान लीजिए कि आपको जॉब मिल रहा है मुंबई में, और एक कंपनी आपको सैलरी दे रही है 50,000 रुपीज, सिर्फ सैलरी देंगी 50,000 रुपीज, और दूसरी कंपनी है वो सैलरी देंगी आपको 40,000 रुपीज। तो आप कौन सी कंपनी प्रेफर करेंगे? सो ऑब्वियसली 50,000 वाली, क्योंकि सैलरी ज्यादा है। बट हम डिटेल में स्टडी करते हैं ऑफर लेटर का तो पता चलता है कि कंपनी ए है ना, ये सिर्फ 50,000 रुपीज सैलरी हमें पे कर रही है, और कंपनी बी जो है, कंपनी बी 40,000 रुपीज सैलरी पे कर रही है, बट उसके साथ रहने के लिए फ्री मकान भी दे रही है मुंबई में। अगर आप कंपनी बी ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी सिर्फ 40,000 रुपीज मिलेगी, बट उसके साथ रहने के लिए घर भी मिलेगा मुंबई में, और उसका कोई रेंट आपको पे नहीं करना है, मतलब फ्री हाउसिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है कंपनी। उसके साथ आपको एक कार भी दे रही है कंपनी, आपको ट्रैवलिंग पर्पज के लिए कंपनी में आना जाना है या पर्सनल भी, उसके लिए आपको कंपनी एक कार भी दे रही है। तो आप बोलेंगे अरे ये कंपनी तो सिर्फ 50,000 रुपए दे रही है, दूसरी कंपनी ठीक है सैलरी कम दे रही है 40,000, बट रहने के लिए घर दे रही है, साथ में कार फैसिलिटी भी दे रही है, तो आप क्या करोगे, कौन सी कंपनी चूज करेंगे आप? तो ऑब्वियसली कंपनी बी जो हाउस आपको रहने के लिए दे रही है मुंबई में, और कार फैसिलिटी भी दे रही। तो इस तरह से जो पर्सन मतलब जो एम्प्लॉय है कंपनी का, वो जो इनकम रिसीव करता है ना, तो उसमें सैलरी के साथ साथ बाकी जो परक्यूसाइड्स है, बेनिफिट्स है, वो भी अगर कंपनी देती है तो गवर्नमेंट बोलता है कि हाँ आप ये बेनिफिट ले रहे हो ना कंपनी से, तो उस पे भी आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको सिचुएशन बताया, सिर्फ 50,000 सैलरी और 40,000 सैलरी कंपेयर करके हम डिसाइड नहीं कर सकते। अगर 40,000 सैलरी देने वाली कंपनी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है, लाइक रहने के लिए बंगलो दे रही है, उसमें गार्डनर दे रही है, उसमें कुक दे रही है, गैस फैसिलिटी दे रही है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, साथ ही में एक कार दे रही है आपको लग्जूरियस, उस पे ड्राइवर भी दे रही है, तो आप कौन सी कंपनी चूज करेंगे? ऑब्वियसली सेकंड वाली ना, सैलरी कम है तो। इस तरह से ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट्स में हम वो कैलकुलेट करेंगे, उसमें यही है। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है ये मतलब इनकम टैक्स का, तो आप मतलब किसी भी टाइप का एग्जांपल आ गया तो आप लॉजिकली उस पे टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली देखो दोस्तों, जो कंसेप्ट ऑफ इनकम है ये इंक्लूसिव कंसेप्ट है, इसमें कोई भी बेनिफिट अगर मिलता है पर्सन को तो उसे इनकम कंसिडर किया जाता है, राइट? तो आई होप नाउ द कंसेप्ट ऑफ इनकम इज क्लियर। तो इस कंसेप्ट में देखिए, यहां से ये सारे इनकम कंसेप्ट ये, और अलॉन्ग विद दैट
ये जो सेकंड स्लाइड में आ रहे हैं, तो 11 टाइप के इनकम जो इंपॉर्टेंट इनकम है मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट कंसेप्ट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। अभी सेकंड कंसेप्ट है एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ पर्सन। और इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 231। मतलब कंसेप्ट ऑफ पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इनकम टैक्स इज चार्जेबल ऑन द इनकम अर्न बाय अ पर्सन इन द प्रीवियस ईयर। तो ये पर्सन इस कंसेप्ट में क्या सिर्फ नेचुरल पर्सन आता है या अदर थिंग्स? तो देखो, पर्सन के कंसेप्ट में ये सारे चीजें आते हैं। मतलब एन इंडिविजुअल पर्सन, दैट इज नेचुरल पर्सन। देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसे भी पर्सन कंसिडर करते हैं। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो भी इनकम अर्न करती है उस पे भी टैक्स देना पड़ता है। कंपनी, तो कंपनी भी पर्सन इस कंसेप्ट के अंडर कंसेप्ट आती है। देन फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। a local authority like municipal corporation of any city is also considered as the person. Then every artificial judicial person not falling within any of the preceding, मतलब जो भी artificial judicial person है वो भी इस कंसेप्ट में आता है। ठीक है। तो पर्सन कंसेप्ट में सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं, उसके साथ जो भी फर्म्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसे इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की टर्म दी गई है। ठीक है। तो आपको ये माइंड में रखना है। इस पे भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं या इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द कंसेप्ट ऑफ पर्सन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो उसमें आपको ये पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट। और नेक्स्ट कंसेप्ट है असिसी, कंसेप्ट ऑफ असिसी। तो देखो दोस्तों, जो भी इनकम टैक्स पेएबल है ना, इट इज पेएबल फ्रॉम दी असिसी। तो यहाँ पे देखिए, सेक्शन 2 under section 7 of the Income Tax Act 1961 defines assessee as assessee is a person who pays tax or any sum of money under the provisions of the income tax 1961 and it includes, मतलब जो पर्सन इनकम टैक्स पे करता है उसे असेसी कहते हैं। ओके, एज पर सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 7। और इसमें कौन कौन आएगा? एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट। तो इसमें क्या आएगा? जो पर्सन टैक्स पे करता है वो तो असेसी है ही, बट अगर एक आध पर्सन है जिसने इनकम टैक्स पे नहीं किया और उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्शन ली है, लीगल एक्शन, तो उसे भी हम असेसी कंसिडर करेंगे। मतलब एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, तो उसे असेसी कहा जाएगा। नेक्स्ट है एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो कोई पर्सन जिसे हम डीम टू बी एन एससीसी कहेंगे। तो डीम्ड एससीसी की कंसेप्ट हम देखने वाले हैं इसी स्लाइड में, उसे डिस्कस करें। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट सेज एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एससीसी। ओके, तो डीम्ड टू बी एन एससीसी मींस, देखो दोस्तों, कि डीम्ड एससीसी इज एन इंडिविजुअल हु इज रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज टू पे टैक्सेस फॉर सम अदर पर्सन। मतलब डीम्ड असेसी उसको किसी और के लिए टैक्सेस पे करने हैं। तो अभी ये कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। अभी डीम्ड असेसी इज एन इंडिविजुअल हु इज रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज टू पे टैक्स फॉर सम अदर पर्सन। और इसमें कौन कौन आएगा? तो इसमें आता है द एग्जीक्यूटिव और लीगल हेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज पर्सन। मतलब एक पर्सन है जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उसने किसी को उसका एग्जीक्यूटिव या लीगल हेयर अपॉइंट किया था, और उसकी अगर अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो उस समय पे जिसको ल्यूगल हेयर अपॉइंट किया था वो कौन बन जाएगा? वो हो जाएगा डीम्ड असेसी। ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, द गार्डियन ऑफ माइनर और अ ल्यूनेटिक और इडियट पर्सन। मान लीजिए कि एक माइनर पर्सन है और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट माइनर पर्सन पे हम टैक्स चार्ज नहीं कर सकते ना एज पर लॉ, तो उसका कोई गार्डियन होगा माइनर पर्सन का, तो वो गार्डियन कौन बन जाता है? डीम्ड असेसी। अभी थर्ड एग्जांपल भी देख लीजिए, इसमें थर्ड है द एजेंट ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इंडियन हु हैज प्रॉपर्टी इन इंडिया। एक सपोज एनआरआई पर्सन है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, वो इंडिया के बाहर रह रहा है, बट इंडिया में उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उस पे जो इनकम है वो इनकम एक एजेंट कलेक्ट करता है। तो ये जो एजेंट है, ये एजेंट कौन बन जाएगा? एजेंट बन जाएगा डीम्ड असेसी। राइट।
तो इनकम टैक्स एक्ट में जो डेफिनेशन दी है, मीनिंग दिया है डीम्ड असेसी का, वो ऐसे है: डीम्ड असेसी इज एन इंडिविजुअल हु इज रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी टू पे टैक्सेस फॉर सम अदर पर्सन। ओके, जो बंदा दूसरे के लिए टैक्स पे करता है उसे हम क्या कहेंगे? डीम्ड असेसी। और असेसी किसी कहेंगे? वो खुद के इनकम पे टैक्स पे करता है, उसे हम असेसी कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि कंसेप्ट ऑफ असेसी एंड डीम्ड असेसी इज क्लियर हियर। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, एंड नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट द असेसमेंट ईयर। सी फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया है पहले भी कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज assist or charge to the tax in assessment year. Okay, so basically the concept of assessment year is defined in the section 2 under section 9 of the income tax act. And it says that assessment year is the period of 12 months commencing on the first day of every year. So assessment year is the period of 12 months commencing on the first day of every year. तो हर साल फर्स्ट अप्रैल आएगा। ओके, बराबर है। तो फर्स्ट अप्रैल जो डेट है ना हर साल की, मान लीजिए इस साल की फर्स्ट अप्रैल की डेट क्या है? फर्स्ट अप्रैल 2022 है। सपोज फर्स्ट अप्रैल 2022 को अगर असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो इस असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर जो है 2021 2022, उसका जो इनकम है वो असेस होता है। ठीक है, उस पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेज द असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच इनकम ऑफ अ पर्सन रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड टू द टैक्स। ओके, प्रीवियस ईयर। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ईयर लिया है, तो इससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सपोज इन द असेसमेंट ईयर 2022 2023, मतलब ये करंट असेसमेंट ईयर है। इस असेसमेंट ईयर में द इनकम अर्न बाय पर्सन इन द प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2021 2022। इस ईयर में जो भी इनकम अर्न किया है उसका असेसमेंट कब होगा? ये करंट असेसमेंट ईयर में, और उस पे टैक्स भी पे करना होगा। ओके, और आपको पता होगा कि इस साल की जो इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2022 है। ठीक है, तो इस तरह से असेसमेंट ईयर हर साल फर्स्ट अप्रैल को स्टार्ट होगा। तो अगर उस ईयर को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, तो उससे पहले जो ईयर है उसे हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। और जो इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न हुआ है उस पे टैक्स कब देना होगा? उस पे टैक्स देना होगा असेसमेंट ईयर में, और उस पे जो टैक्स है वो असेस होगा असेसमेंट ईयर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि प्रीवियस ईयर मींस अ ईयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इस सेंटेंस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो इनकम है प्रीवियस ईयर है, वो प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर के जो पहले वाला साल है उसे हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। ठीक है, और अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया, देखो, if 1st April 2022 to 31st March 2023 is the assessment year, मतलब करंट असेसमेंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा इसके लिए? द प्रीवियस ईयर इज 1st April 2021 टू 31st March 2021। और पर्सन ने जो भी इनकम अर्न किया है इस प्रीवियस ईयर पे, उस पे टैक्स कब चार्ज किया जाएगा? उस पे टैक्स चार्ज किया जाएगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, income earned by an assessee in previous year is assessed and taxed in the assessment year, ऐसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है एग्रीकल्चरल इनकम। तो इसमें सेक्शन 2(1) दिया है, एग्रीकल्चर इनकम मींस एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, लाइक क्रॉप ग्रो करके उसका हार्वेस्टिंग करके जो भी इनकम होता है उसे हम एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। इसमें इनकम फ्रॉम फार्म हाउस भी इंक्लूड है बेसिकली। ये सेकंड पॉइंट देखो, बताता है कि एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो जैसे हम जानते हैं कि जो लैंड है उसे क्लासिफाई किया जाता है एग्रीकल्चर लैंड एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड। तो जो भी एग्रीकल्चर लैंड है और उससे जो भी इनकम अर्न होता है उसे हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सेज एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू फार्म हाउस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। जो फार्म हाउस है उससे रिलेटेड जो इनकम है वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आता है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि लाइक फार्म हाउस शुड बी अवे फ्रॉम द सिटी एरिया,
और वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे होना चाहिए। तो बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम अर्न होता है उसे एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं हम। और ये एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं, मतलब इट इज बेसिकली एग्जम्प्टेड इनकम है। तो ये जो 7 कंसेप्ट है इसमें हम देखेंगे इस एग्जम्प्टेड इनकम क्या होता है। तो एग्जम्प्टेड इनकम मतलब एग्जम्प्टेड इनकम इज दैट इनकम ऑन विच द इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल। दिस कैन मे बी क्लासिफाइड, इसका क्लासिफाई दिया है कि इनकम विच आर नाइदर इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम नॉर इनकम टैक्स इज पेबल ऑन देम, और इनकम विच आर इंक्लूडेड। तो ये दो कैटेगरी है। ये फर्स्ट ए में जो आते हैं वो इंक्लूड ही नहीं होते टोटल इनकम पे, और सेकंड कैटेगरी में वो इंक्लूड किए जाते हैं बट उस पर टैक्स नहीं होता। इसके बारे में मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको एग्रीकल्चर इनकम का ही। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्प्ट होता है, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता। बट अगर एग्रीकल्चर इनकम के अमाउंट 5,000 एंड मोर है तो उसे क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा किसके इनकम में, जो एससीसी है उसके इनकम में ऐड किया जाता है फॉर दी टैक्स पर्पज। तो ये जो हम थ्योरी अब डिस्कस कर रहे हैं ना, इस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने जा रहे हैं आने वाले सेशन में, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है मतलब उसी रिलेटेड है फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम। तो जैसे डिस्कस किया एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली इनकम एग्जम्प्टेड है। देन रिसीव बाय मेंबर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है उससे जो इनकम मिलेगा वो भी टैक्स फ्री इनकम होता है। नेक्स्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, एनी इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बॉन्ड जो स्पेसिफाइड है, लाइक गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिसे आरबीआई इशू करते हैं, कुछ बॉन्ड्स अगर आप खरीदी परचेस करते हैं और उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी टैक्स फ्री इनकम होता है। देन लीव ट्रैवल कंसेशंस और असिस्टेंस रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, ये भी टैक्स फ्री है। रेम्युनरेशन टू फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं ना, जैसे एम्बेसी होती है, लाइक यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है या जर्मनी यूके, तो उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनका भी इनकम टैक्स फ्री होता है। देन कॉम्पेंसेशन ऑन अकाउंट ऑफ लॉस बाय डिजास्टर, अगर कुछ अर्थक्वेक या साइक्लोन से कुछ कॉम्पेंसेशन मिला किसी पर्सन को तो उस वो भी जो इनकम है वो टैक्स फ्री इनकम है। देन अमाउंट रिसीव्ड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एलआईसी पॉलिसी से कुछ अमाउंट आपको मिलता है तो वो भी टैक्स फ्री है। देन प्रोविडेंट फंड की अमाउंट भी टैक्स फ्री है। देन अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स जो भी मिलते हैं पर्सन को वो भी टैक्स, मतलब हम जानते हैं कि अवार्ड्स के साथ कुछ अमाउंट भी मिलती है ना, कि लाइक किसी को ये अवार्ड मिला और उसके साथ कुछ पैसे भी मिले, तो वो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के फॉर्म में जो भी इनकम है वो भी टैक्स फ्री इनकम होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम की लिस्ट है, ये नोट कर लीजिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट नोट में, ठीक है। उसके बाद हम अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो देखो दोस्तों, ग्रॉस टोटल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स चार्जेबल टू टैक्स ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। मतलब जो भी ग्रॉस इनकम है अर्न किया हुआ पर्सन ने उसकी टोटल अगर हम करते हैं तो उसे हम ग्रॉस टोटल इनकम इज कैलकुलेटेड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग एग्जम्पशंस व्हिच आर अलाउड टू एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल पर्सन को कुछ एग्जम्पशन मिलते हैं, वो लेस करने के बाद जो भी इनकम आता है उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हाउस रेंट अलाउंस होता है ना, हाउस रेंट अलाउंस अगर मिल रहा है किसी एम्प्लॉय को तो उसमें से कुछ अमाउंट एग्जम्प्टेड होती है और कुछ अमाउंट टैक्सेबल होती है। तो एग्जम्पशन के बाद वाली जो अमाउंट है उसे क्या कहते हैं, हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। उसके बाद है टोटल टैक्सेबल इनकम की कंसेप्ट। तो टोटल टैक्सेबल इनकम जो है ये टोटल टैक्सेबल इनकम, इस पे टैक्स देना होता है। तो ये कैसे आता है, टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन अराइव्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सर्टेन अलाउड डिडक्शंस फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो कंसेप्ट नंबर 8 है उसमें जो टोटल इनकम है वो उसमें से अगर हम डिडक्शंस कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं वो डिडक्शन माइनस करने के बाद टोटल टैक्सेबल इनकम मिलता है। अभी डिडक्शन के कुछ एग्जांपल है कि अब किसी पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है, किसी ने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो वो डिडक्शन मिलते हैं ना, या किसी ने डोनेशंस दिए हैं जो अलाउड है तो वो उसका भी डिडक्शन मिलता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन अगर हम माइनस करेंगे तो टोटल टैक्सेबल इनकम मिलता है। और टैक्स जो होता है कैलकुलेट होता है वो टैक्स इसी टोटल टैक्सेबल इनकम पे कैलकुलेट होगा स्लैब के हिसाब से, हमने जैसे डिस्कस किए थे ना स्लैब्स, ओके।
तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स जो है इनकम टैक्स रिलेटेड, ये 9 कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन पर्सन। तो रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड करना है पर्सन ने, उसके बारे में थेरोटिकल कंसेप्ट पे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हम। बट आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं।